सभी बच्चों को नमस्कार। इससे पहले वाले 3 पार्ट में हमने चैप्टर नंबर 2 को देखा था। जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या का परिचय हमने देखा। 10 बड़े आबादी वाले देशों को देखा ट्रिक के साथ। उन 10 बड़े देशों का संबंध किस महाद्वीप से है, ये चीज़ें हमने देखी। जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है, ये हमने देखा। जनसंख्या के वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इन सभी बिंदु की चर्चा हमने पीछे वाले 3 वीडियो में की है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने मुख्यतः फोकस किया था। पहला बिंदु था भौगोलिक कारक, जिसके अंदर हमने 4 बिंदु देखे थे। दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक था आर्थिक कारक, जिसमें हमने 3 बिंदुओं की परिचर्चा की थी। तीसरा जो कारक था सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, उसमें हमने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो वो उन क्षेत्रों में ज़्यादा निवास करने की सोचेगा जिन क्षेत्रों में उसके जीवन और उसकी संपत्ति की सुरक्षा की पूर्ण क्या होगी, गारंटी। या जो क्षेत्र सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता बढ़ जाएंगे जिन क्षेत्रों की, वहाँ लोगों का बसाव सघन हो जाएगा। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और पार्ट 4 में हम जनसंख्या वृद्धि से संबंधित शब्दावली देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कौन कौन से शब्दावली से क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटे सवाल, और उनको एकदम इजी लैंग्वेज में हम कैसे समझते हैं, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जैसे पहला बिंदु अपन ले लें जनसंख्या वृद्धि। जैसे शब्दों से ही आपको पता चल रहा है कि किसी प्रदेश की जो जन है यानी व्यक्ति हैं, उनकी संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि। लेकिन वृद्धि को व्यक्त करने के लिए एक निश्चित समय को लिया जाता है, यानी निश्चित समय अवधि को लिया जाता है कि ये परिवर्तन 1 साल में हुआ है, 5 साल में हुआ है या फिर 10 साल में हुआ है। तो जैसे जनसंख्या वृद्धि को अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा ये देखें कि जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करने के लिए आप एक निश्चित समय अवधि तय कर लें। परिभाषित करने से पहले समय अवधि तय कर लें। जैसे मान लो हम भारत के संदर्भ में देख लें, 2001 से 2011 के बीच वाला 10 साल को अपन ले लें, तो अगर किसी भी प्रदेश में अगर निश्चित समयावधि में जो लोग बसे हुए हैं उनकी संख्या में कितना बदलाव आया है, उसको हम किसके रूप में व्यक्त करेंगे, जनसंख्या वृद्धि, या इसको कई बार अपन जनसंख्या में परिवर्तन भी कह सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से बड़ी सिंपल सी परिभाषा आ रही है कि समयावधि को निश्चित करना है और प्रदेश के जो बसे हुए लोग हैं उनकी संख्या में जो बदलाव होता है उसको ही हम शामिल करते हैं जनसंख्या वृद्धि। तो अगर इसको लिखना चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि किसी निश्चित समयावधि में किसी प्रदेश के बसे हुए लोगों की संख्या में जो बदलाव आता है वो उस क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि या उस क्षेत्र की जनसंख्या का क्या कहलाएगा, परिवर्तन। अब जनसंख्या अगर मान लो इस समय के दौरान घट जाए तो परिवर्तन क्या हो सकता है, ऋणात्मक। और अगर जनसंख्या इस समयावधि के दौरान बढ़ जाए तो परिवर्तन क्या हो सकता है, धनात्मक। कई बार ये कहा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि दर है या जनसंख्या वृद्धि जो है वो धनात्मक है। इसका मतलब इस समयावधि में लोगों की संख्या में क्या हुई है, बढ़ोतरी। या फिर जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक है, इसका मतलब उस समयावधि के दौरान लोगों की संख्या में क्या हुई है, कमी। तो एक शब्दावली तो हमने, एक परिभाषा तो हमने जनसंख्या वृद्धि की देखी कि निश्चित समय में प्रदेश में जो लोग रहते हैं उसकी संख्या में कितना बदलाव आता है। अब अगर अपन दूसरी टर्म देखें तो जनसंख्या के साथ 2 शब्द जोड़े जाते हैं, कई बार जनसंख्या वृद्धि और कई बार जनसंख्या वृद्धि के साथ एक शब्द जोड़ा जाता है, दर। और दर से आप परिचित हैं कि दर के साथ हमेशा प्रतिशत में व्यक्त करेंगे जनसंख्या वृद्धि को। तो इन दोनों शब्दों को थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे जनसंख्या वृद्धि क्या होती है या जनसंख्या वृद्धि कैसे ज्ञात की जाती है, इसको एक सिंपल उदाहरण से अपन ले लें। तो अगर अपन भारत को ही ले लें और 2001 की जनगणना के अनुसार अपन लगभग भारत की जनसंख्या मान लो 102 पॉइंट कितनी माने 70 करोड़। अगर 2011 के डाटा अपन लें और वहाँ आपने भारत की जनसंख्या लिखी लगभग 121 करोड़ या 21.02 करोड़, तो ये 2 साल हैं, एक 2001 की और एक 2011 की, बीच का समय अंतराल कितना है, 10 वर्ष। और हमें ये 10 वर्ष का क्या देखना है, परिवर्तन। तो देखिए 10 वर्ष का अगर परिवर्तन देखना है तो आप ये कहेंगे ज़्यादा जनसंख्या में किसको घटाना पड़ेगा, कम को। तो मैंने यहाँ पर घटा दिया वृद्धि जानने के लिए 121 करोड़ में से 102 करोड़ हमने घटाए,
तो हमें क्या मिली इस 10 साल के दौरान होने वाली वास्तविक वृद्धि। तो हम देख रहे हैं कि भारत में इस 10 साल के दौरान या दशकीय वृद्धि जो दर है, वृद्धि जो है वो कितनी है, 18.32 करोड़। इसका मतलब ये हुआ 2001 के बाद कितने लोग बढ़ गए भारत में, 18.32 करोड़। तो ये 18.32 करोड़ जो वृद्धि है ये किस में जुड़ी, 102 में। तो बदलाव हमेशा किसके सापेक्ष बताया जाएगा, 102 के सापेक्ष। इसको हम जनसंख्या वृद्धि में देखेंगे। तो कैसे परिभाषित करोगे जनसंख्या वृद्धि को, तो आप ये कहोगे कि समय अंतराल निश्चित कर लें 2001 या 2011। तो 2 समय अंतरालों में किसी प्रदेश विशेष की जनसंख्या में कितना बदलाव हुआ। जैसे हमने यहाँ 2011 और 2021 का बदलाव देखा, कितना हुआ, 18.32। ये 18.32 करोड़ जो है उस प्रदेश की क्या हो जाएगी, जनसंख्या वृद्धि। तो 2 समय अंतरालों की जनसंख्या का अगर अपन अंतर देख लें तो उस अंतर को ही अपन क्या बोलेंगे, जनसंख्या वृद्धि। अगर मैं भारत के संदर्भ में ही आपसे चर्चा करूं कि जनसंख्या वृद्धि दर कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ हमने देखा कि जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है, 18.32 करोड़। ये 18.32 करोड़ किस में जुड़ेंगे, 102 में। तो यहाँ अपन को केवल ये वृद्धि और 102 करोड़ लेने हैं। तो जब भी अपन को वृद्धि दर निकालनी है तो वृद्धि कितनी हुई वो लेंगे। जैसे पीछे हमने देखा वृद्धि कितनी हुई है, 18.32 बटा नीचे ये वृद्धि किस में जुड़ेगी बताओ, पहले वाले साल में। तो नीचे हमने लिखा पूर्व समय अवधि की जनसंख्या, और पूर्व 2001 की जनसंख्या कितनी थी, 102.70 करोड़, और गुणा 100, क्योंकि हमें दर में व्यक्त करना है, प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो सदैव गुणा क्या लगेंगे, 100। जब इसको हल करेंगे तो भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है, लगभग 7.6 या 7.8। तो जनसंख्या में जो प्रतिशत परिवर्तन है पूर्व वर्ष के जनसंख्या के सापेक्ष, उसको हम किस में लेंगे, जनसंख्या वृद्धि दर। तो अब सिंपल से अपन ये मान सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि है क्या, 2 सालों के या 2 समय अंतरालों की जनसंख्या का अंतर। तो फिर दर क्या है, उसको प्रतिशत में व्यक्त करना। तो अगर जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त कर दे तब वो क्या बन जाएगी, वृद्धि दर। और अगर केवल अंतराल देखें तब वो क्या रहेगी, जनसंख्या वृद्धि। तो थोड़ा ये ध्यान रखना, किसी भी प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर निकालने के लिए पहले उसकी क्या देखेंगे, परिवर्तन। उस परिवर्तन बटा पहले वाले साल की कुल क्या देखेंगे, जनसंख्या, और उसको कितने से गुणा कर देंगे, 100 से, और कैलकुलेशन करेंगे तो उस प्रदेश की जनसंख्या की क्या मिलेगी आपको, वृद्धि दर। तो सिंपली अपन देखिए अंतर जो है वो वृद्धि में लेंगे और अंतर का जो प्रतिशत है वो वृद्धि दर में लेंगे। इसके बाद एक शब्दावली और भी देखते हैं अपन जनसंख्या वृद्धि से संबंधित। अगर अपन वृद्धि शब्द देखें जनसंख्या में तो उसके साथ 2 परिभाषाएं जुड़ी हुई होती हैं। कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि से आप क्या समझते हो, तो कई बार ये शब्द जोड़ते हैं कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर या वृद्धि कितनी है, या जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि या वृद्धि दर कितनी है। तो प्राकृतिक वृद्धि में हमेशा प्राकृतिक कारक जिम्मेदार होंगे, और यहाँ प्राकृतिक कारक अपन 2 लेंगे, एक तो किसी प्रदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति और एक उस प्रदेश में मरने वाले व्यक्ति। तो हम देखेंगे किसी प्रदेश में कितने लोगों ने जन्म लिया, उसमें से कितने लोग मरे, अगर इन दोनों का अंतर देख लें तो वो क्या कहलाएगी, प्राकृतिक परिवर्तन या प्राकृतिक वृद्धि। तो जब भी प्राकृतिक वृद्धि परिभाषित करनी है तो केवल कौन से कारक शामिल करेंगे, प्राकृतिक कारक। और वो प्राकृतिक कारक 2 हैं, एक जन्म है और दूसरा क्या है, मृत्यु। तो जब भी प्राकृतिक वृद्धि कैलकुलेट करनी है तो कुल जन्म में से कुल क्या घटाओगे, मृत्यु। तो अगर पीछे वाली परिभाषा के साथ जोड़कर प्राकृतिक वृद्धि को परिभाषित करें तो ऐसा बोल सकते हैं किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतराल में कुल कितने जन्म लिए और कुल कितने की मृत्यु हुई, दोनों का जो अंतर है वो कौन सी वृद्धि में शामिल होगा, प्राकृतिक वृद्धि। अब अगर अपन थोड़ा सा फोकस करें कि वास्तविक वृद्धि क्या होती है, तो किसी भी प्रदेश की जनसंख्या को परिवर्तन करने वाला एक तीसरा घटक भी अपन देखेंगे कि अगर उस प्रदेश के लोग स्थायी रूप से दूसरी जगह चले जाएं तो उस प्रदेश की जनसंख्या क्या हो जाएगी, कम।
अगर अन्यतर से लोग स्थायी रूप से उस प्रदेश में आकर बस जाएं तो उस प्रदेश की जनसंख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो वास्तविक वृद्धि के अंदर हम एक घटक और शामिल करते हैं, प्रवास। इसका मतलब वास्तविक दर को परिभाषित करते समय प्राकृतिक कारकों के साथ हम किसको जोड़ेंगे, प्रवास को। तो अपन यूँ मान सकते हैं वास्तविक वृद्धि कैसे ज्ञात करोगे, तो किसी प्रदेश में कितने लोगों ने जन्म लिया, यानी किसी भी प्रदेश की जन्म जो दर है उसमें से क्या घटाओगे, मृत्यु दर, और प्लस माइनस वहाँ प्रवास हुआ है कितना ये देखेंगे। प्लस का मतलब अगर वहाँ लोग आए हैं तो प्लस लगा देंगे, और माइनस का मतलब अगर वहाँ से लोग किसी दूसरी जगह पलायन कर गए तो वहाँ क्या लगा देंगे, माइनस। अब हम आगे पढ़ेंगे, प्रवास दो टाइप का होता है। किसी प्रदेश में लोगों का स्थायी रूप में आकर बस जाना आप्रवास है, और आकर बसने से सदैव जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि। और किसी प्रदेश से लोगों का पलायन अगर हो जाए तो उसको उत्प्रवास कहेंगे, और उत्प्रवास से किसी भी प्रदेश की जनसंख्या में क्या होगी, कमी। तो अगर अपन प्रवास को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो वास्तविक वृद्धि को कैसे ज्ञात करोगे, पहले अपन कुल जन्म देखेंगे, उसमें से घटाएंगे कुल मृत्यु। अगर लोग आकर बसे हैं तो प्लस क्या लगाओगे, आप्रवास। अगर लोग वहाँ से चले गए तो माइनस क्या लगाओगे, उत्प्रवास। जैसे मान लो मैं ये आपसे सिंपली ये कहूँ कि किसी भी प्रदेश में कुल जन्म जो है, मान लो मैं आपसे ये कहूँ 100 है, 100 में से उस प्रदेश में मान लो मृत्यु हो गई कितने की, 20 की। उस प्रदेश में बाहर से लोग आकर बसे हैं वो मान लो कितने हैं, 10। और उस प्रदेश से जो बाहर लोग चले गए वो कितने हैं, 20। तो बताओ वास्तविक वृद्धि कितनी हुई। थोड़ा समझना, अगर मैंने कहा किसी भी प्रदेश के अंदर जो जन्म है कुल किसी निश्चित समय में वो 100 है, उनमें से मृत्यु कितने की हो गई, 20 की। उस प्रदेश में स्थायी रूप से आकर बस गए कितने लोग, 10। और उस प्रदेश से स्थायी रूप से चले गए कितने लोग, 20। तो जो लोग चले गए वो हमेशा किस में होंगे, माइनस। जो लोग आकर बसे वो हमेशा क्या होंगे, प्लस। जो मर गए वो क्या होंगे, माइनस। तो देखो आप गौर से कि इनकी वास्तविक वृद्धि कितनी हुई है, तो 100 प्लस 10 कितने हो गए, 110। और 110 में से कितने घटाएंगे, 40। और जब 110 में से 40 घटाएंगे तो बताओ उस प्रदेश की वास्तविक वृद्धि कितनी हुई है, या वास्तविक वृद्धि कितनी है, 70। तो ऐसे सिंपली अपन इसको समझ सकते हैं कि जब भी अपन को परिभाषित करनी है वास्तविक वृद्धि दर, तो बताओ उसमें प्राकृतिक कारकों के साथ साथ एक और घटक भी शामिल होगा, और वो कौन सा है, प्रवास। यानी अगर लोग किसी प्रदेश में आकर बस जाएं तो वहाँ की जनसंख्या क्या हो जाती है, बढ़ती है। तो आप्रवास को हमेशा क्या करोगे, प्लस करोगे, और उत्प्रवास को हमेशा क्या करोगे, माइनस। अब अगर हमसे एक थोड़ा सा सवाल और पूछ ले, जनसंख्या की टर्मिनोलॉजी है कि कब जनसंख्या जो वृद्धि है वो धनात्मक होगी और कब जनसंख्या की जो वृद्धि है वो ऋणात्मक होगी। तो अगर अपन थोड़ा गणितीय दृष्टिकोण से देखें, यहाँ देखिए जन्म के पीछे प्लस का चिन्ह है और मृत्यु के पीछे क्या है, माइनस का। तो अगर किसी प्रदेश में जन्म क्या है, ज़्यादा होते हैं और मृत्यु क्या होती है, कम, तो आप बोलोगे प्लस वाला ज़्यादा है और माइनस वाला क्या है, कम। तो उस समय जो वृद्धि है वो सदैव क्या होगी, धनात्मक। तो धनात्मक वृद्धि कब होगी, जन्म दर ज़्यादा होने से। अब थोड़ा उल्टा सोचो, अगर किसी प्रदेश की मृत्यु दर ज़्यादा है और जन्म दर क्या है, कम, तो इसका मतलब माइनस वाली संख्या क्या होगी, ज़्यादा। तो उस प्रदेश की जो वृद्धि है वो क्या मानी जाएगी, ऋणात्मक। तो यहाँ छोटे शब्दों में आप धनात्मक जनसंख्या वृद्धि को कैसे समझेंगे, या कब होगी धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। तो जब किसी प्रदेश में जन्म लेने वालों की संख्या मरने वालों की संख्या से क्या हो जाए, ज़्यादा। या अपन ऐसा बोले, किसी प्रदेश विशेष की जन्म दर अगर मृत्यु दर से क्या है, ज़्यादा है, तो उस प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि कैसी होगी, धनात्मक। उधर अगर देखें ऋणात्मक वृद्धि कब होगी, तो उल्टा सोच लो, जन्म दर अगर मृत्यु दर से क्या हो जाए, कम, तो उस प्रदेश में मरने वाले अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो वृद्धि कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। एक और कारक आप इसमें शामिल कर सकते हो, अगर किसी प्रदेश में लोग आकर स्थायी रूप से बस जाएं तो उस प्रदेश की जनसंख्या बढ़ जाएगी, यानी वृद्धि कैसी होगी, धनात्मक।
और अगर किसी प्रदेश से लोग स्थायी रूप से पलायन कर जाएं तो उस प्रदेश की जनसंख्या घट जाएगी, यानी वो वृद्धि क्या होगी, ऋणात्मक। तो हमने ये कुछ जनसंख्या वृद्धि से संबंधित टर्म देखी हैं। उम्मीद है आपको ये इजी लैंग्वेज में समझ में आई होगी कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, निश्चित समय में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। आपने देखा ये परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। फिर हमने देखा वृद्धि क्या होती है, दो निश्चित समय की जनसंख्या का अंतर, अगर उसको प्रतिशत में व्यक्त कर दे तो वो क्या बन जाएगी, वृद्धि। फिर हमने यहाँ देखा प्राकृतिक वृद्धि जब भी डिसाइड करेंगे तो कुल जन्म माइनस कुल मृत्यु, जबकि वास्तविक वृद्धि जब भी डिसाइड करेंगे या ज्ञात करेंगे तो जन्म दर माइनस मृत्यु दर तो लेंगे, साथ में प्लस माइनस किसको करेंगे, प्रवास। अगर लोग आते हैं तो जोड़ देंगे और अगर लोग चले जाते हैं तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। धनात्मक वृद्धि कब होगी, जब जन्म दर ज़्यादा होगी, और ऋणात्मक वृद्धि कब होगी, जब मृत्यु दर क्या होगी, ज़्यादा। अगर लोग स्थायी रूप से प्रदेश में आकर बस जाएं तो वृद्धि हो जाएगी धनात्मक, और अगर लोग स्थायी रूप से प्रदेश को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएं तो वृद्धि होगी ऋणात्मक। तो ये हमने जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कुछ शब्दावली देखी। इसके आगे का पोर्शन अपन तो इससे पहले वाले बिंदु में हमने जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि, वास्तविक जनसंख्या वृद्धि, कब जनसंख्या वृद्धि धनात्मक होगी और कब जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक होगी, इन बिंदुओं पर चर्चा की। फिर हमने वहाँ एक बिंदु देखा था, किसी भी प्रदेश की जनसंख्या को बदलने का जो तीसरा कारक है वो क्या है, प्रवास। अब थोड़ा सा प्रवास के ऊपर अपन फोकस करें कि वास्तव में प्रवास क्या है। तो अगर प्रवास की शब्दावली को अपन देखें तो कि व्यक्तियों द्वारा स्थान बदलना, आवास बदलना या फिर स्थान बदलना। कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति किसी प्रदेश को छोड़कर अन्यत्र प्रदेश में जाता है, या ये कहें अन्यत्र से कोई व्यक्ति किसी प्रदेश में आता है तो वो प्रदेश अपने आवास में, वो व्यक्ति अपने आवास में क्या करता है, परिवर्तन। और व्यक्तियों का जो स्थान बदलना है वही क्या कहलाता है, प्रवास। अब प्रवास को समझने के लिए आप यूँ समझे, जैसे जहाँ किसी व्यक्ति का जन्म होता है, मान लो वो स्थान उस व्यक्ति का कौन सा स्थल माना जाएगा, उद्गम स्थल। फिर व्यक्ति बेहतर जीवन की तलाश में उस जगह को छोड़कर कहाँ जाता है, दूसरी जगह। उस दूसरे क्षेत्र को अपन क्या मान लें, गंतव्य स्थल मान ले, जहाँ व्यक्ति जाकर बसेगा। तो उद्गम स्थल से व्यक्ति बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन की खोज में जब दूसरे प्रदेश में जाएगा, जिसको अपन क्या बोलें, गंतव्य स्थल। उद्गम स्थल से व्यक्ति का बाहर जाना क्या कहलाएगा, उत्प्रवास। यानी इस प्रदेश में इसका जन्म हुआ, या ये कहें इस प्रदेश में पहले निवास कर रहा था लेकिन अब इस प्रदेश को छोड़कर कहाँ जा रहा है, दूसरी जगह, यानी गंतव्य स्थल पे जा रहा है। तो यहाँ जो शब्दावली होगी वो क्या होगी, उत्प्रवास। यानी यूँ मान ले, अंग्रेजी वर्ड है इसका ई माइग्रेशन, और आपने सुना होगा एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर जाना। यानी किसी भी प्रदेश को छोड़कर व्यक्तियों का अन्य स्थल पर स्थायी रूप से जाना। तो जब वो प्रदेश को छोड़ेंगे तो वहाँ कौन सी शब्दावली काम में लेंगे, उत्प्रवास। यानी किसी प्रदेश से स्थायी रूप से लोगों का पलायन है वो अन्य क्षेत्रों में हो जाए तो शब्दावली क्या होगी, उत्प्रवास। अगर ये व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर आ गया तो इस गंतव्य स्थल पर इस व्यक्ति का क्या हुआ है, आप्रवास। आप्रवास को अपन क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इमाइग्रेशन। क्या बोलेंगे, इमाइग्रेशन। और पहला शब्द आई है तो आई को अपन यूँ समझ ले कि यहाँ व्यक्तियों की क्या है, एंट्रेंस है, यानी इंटर किया है। तो आप्रवास का मतलब होता है किसी प्रदेश पे लोगों का आकर स्थायी रूप से बसना, और उत्प्रवास का मतलब क्या होता है, किसी प्रदेश को छोड़कर स्थायी रूप से लोगों का दूसरे प्रदेश में जाना। तो इस व्यक्ति को अगर देखें तो इस व्यक्ति का उद्गम स्थल से क्या हुआ है बताओ, उत्प्रवास। लेकिन इसी व्यक्ति का गंतव्य स्थल पर क्या हुआ है, आप्रवास। ये सारी बातें हमने देखी। सिंपली अपन समझे तो उत्प्रवास का मतलब होता है प्रदेश से बाहर जाना, और आप्रवास का मतलब होता है प्रदेश के अंदर आना। अगर लोग किसी प्रदेश को छोड़कर स्थायी रूप से बाहर चले जाएंगे तो उस प्रदेश की जनसंख्या में हमेशा क्या होगी, कमी। तो ध्यान रखना, उत्प्रवास जो है वो जनसंख्या को क्या करेगा, कम। जबकि किसी प्रदेश में लोगों के स्थायी रूप से बसने के कारण
उस प्रदेश की जनसंख्या में क्या होगी बताओ, वृद्धि। तो जो आप्रवास है वो सदैव किसके लिए उत्तरदायी होगा बताओ, जनसंख्या वृद्धि। इससे पहले हमने देखा भी था, अगर वास्तविक वृद्धि कैलकुलेट करनी है तो फिर जन्म में से क्या घटाओगे, मृत्यु। ये दोनों तो कौन से घटक हैं, प्राकृतिक कारक हैं। लेकिन अगर यहाँ से लोग चले गए लोग, तो हमेशा क्या करना पड़ेगा बताओ, माइनस। तो उत्प्रवास के कारण जो वास्तविक वृद्धि का फॉर्मूला बनेगा निकालने का, वो जन्म माइनस मृत्यु और माइनस कितने लोग बाहर गए, यानी उत्प्रवास। ऐसे ही अगर यहाँ देखें तो गंतव्य स्थल पर क्या होगा, आप्रवास, और वहाँ लोगों का जमाव बढ़ेगा तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी, तो हमेशा आप्रवास प्लस में होगा। यानी जो जनसंख्या वृद्धि का फॉर्मूला है वो जन्म माइनस मृत्यु और प्लस क्या हो जाएगा, आप्रवास। तो यहाँ हमने दो शब्द देखे। प्रवास का मतलब होता है कि व्यक्तियों का स्थान बदलना। गंतव्य उद्गम स्थल का मतलब होता है जहाँ व्यक्ति जिस जगह को व्यक्ति छोड़कर दूसरी जगह जाता है। तो छोड़ने वाला स्थल तो हो गया उद्गम स्थल, और जहाँ वो पहुँचता है वो कौन सा हो गया, गंतव्य स्थल। तो उद्गम स्थल से लोगों का बाहर जाना क्या है, उत्प्रवास, और गंतव्य स्थल पर लोगों का आकर बसना क्या है, आप्रवास। उत्प्रवास हमेशा जनसंख्या में क्या करेगा, कमी, और आप्रवास जनसंख्या में हमेशा क्या करेगा, वृद्धि। तो ये जो हमने सिंपल सी पॉइंट देखा कि आप्रवास क्या है, उत्प्रवास क्या है, उद्गम स्थल क्या है, गंतव्य स्थल क्या है, उम्मीद है आपको ये समझ में आओगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लोग पलायन क्यों करते हैं, या लोग स्थान क्यों बदलते हैं, या प्रवास का मुख्य कारण क्या है। तो इन शॉर्ट अपन ये कह दें कि लोग एक जगह को क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि लोग तलाश करते हैं बेहतर आर्थिक एवं सामाजिक जीवन की तलाश करते हैं, और जहाँ ये तलाश पूरी हो जाती है वहाँ वो व्यक्ति स्थायी रूप से आकर बस जाते हैं। तो अपन यूँ मान लें कि व्यक्ति जो है बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन की तलाश में एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम प्रवास के मुख्य कारण क्या है वो देखेंगे, कौन से कारक किसी प्रदेश में लोगों को आकर्षित करेंगे वो देखेंगे, और कौन से कारक लोगों को प्रदेश छोड़ने पर मजबूर करेंगे वो देखेंगे। ओके।